अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस टॉपिक को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप इससे जो पिछले दो टॉपिक्स हैं यानी क्वांटम नंबर्स और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इन दोनों के लेक्चर्स लें ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। हमें ये बात मालूम है कि कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, वो मौजूद किस तरह से, उनकी तरतीब के, ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम होती हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताती है कि कोई भी एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से मौजूद हैं, किस शेल में कितने हैं, किस सब शेल में कितने हैं और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये सारी बातों का जिक्र हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाता है। क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में हमने शेल्स भी डिस्कस किए थे, सब शेल्स भी डिस्कस किए थे और ऑर्बिटल्स भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। शेल्स में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और चार हमने शेल्स पढ़े थे, के, एल, एम और एन। के की वैल्यू होती है 1, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4। फिर हमने ये भी देखा था कि हर शेल की कैपेसिटी होती है कि उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल के अंदर 18 आ सकते हैं और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। शेल्स के बाद हमने सब शेल भी डिस्कस किए थे और वो हमने 4 सब शेल्स पढ़े थे जिनमें एस, पी, डी और एफ़ शामिल है। हमने इनकी वैल्यूज़ देखी थी। एस की वैल्यू होती है 0, पी की वैल्यू होती है 1, डी की वैल्यू होती है 2 और एफ़ की वैल्यू होती है 3। फिर हमने ये देखा था कि हर सब शेल की भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ़ सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर उसी लेक्चर में हमने ऑर्बिटल्स को भी पढ़ा था। ऑर्बिटल्स में हमने कहा था कि हर सब शेल एक बेसिकली ग्रुप होता है, यानी हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जैसे एस सब शेल है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है और वो एस ही होता है। फिर हमने देखा था कि पी सब शेल के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनको हम शो किससे करते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड के साथ। डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम ये शो करते हैं इस तरह से। और एफ सब शेल के अंदर मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी शेप्स होती हैं कॉम्प्लेक्स। तो इन वैल्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि आगे इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ आना है। फिर अब हमने तीनों चीज़ों को देख लिया है, सब शेल्स को भी, शेल्स को भी और ऑर्बिटल्स को भी। अब इन तीनों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलाकर कैसे लिखते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है एनर्जी लेवल, यानी शेल्स को लिखना होता है और उन शेल्स का आप नंबर लिखते हैं कि वो पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं सब शेल को कि वो एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है या एफ सब शेल है। और तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन 0 होंगे या 1 होंगे या 2 से ज़्यादा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक एरो इस तरह डालेंगे, दूसरा एरो इस तरह डालेंगे। और अगर उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम सिंपल ये हाफ एरो डाल देंगे। तो ये आपका पूरा तरीका है तीनों को मिलाकर लिखने का। नेक्स्ट आपकी बुक वाला लिखता है ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज लेबल्ड बाय इट्स सबशेल नोटेशन। हमने ये देखा था ना कि एक सबशेल के अंदर कई ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हमने पी सबशेल की बात की थी कि उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक को हम देते हैं पी एक्स का नाम, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। तो वो ये कह रहा है कि जो भी सबशेल होगा ना उसके ऑर्बिटल का भी वही सिंबल होगा। जैसे हमारा सबशेल है पी, तो उसके ऑर्बिटल में भी हम क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज शोन बाय एन एरो। वो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एरो के साथ शो करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इस तरह डबल एरो लगा देंगे, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल एरो लगा देंगे। द एरो पॉइंट अपवर्ड व्हेन एस इज इक्वल टू +1/2 एंड डाउनवर्ड व्हेन एस इज इक्वल टू -1/2। अगर तो एस की वैल्यू यानी स्पिन की वैल्यू +1/2 है तो हम उसको लिखेंगे अपवर्ड एरो के साथ, और अगर उसकी वैल्यू -1/2 तो हम उसको लिखेंगे डाउनवर्ड एरो के साथ।
नेक्स्ट उसने एग्जांपल डिस्कस किए हैं बोरॉन की। द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बोरॉन इज एज फॉलोस। अब जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका मास नंबर होता है 11। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन उसने फिल किए हैं। अगर आप देखें तो 1s के अंदर यानी पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसने फिल कर दिए हैं डबल एरो के साथ। जो दूसरा ऑर्बिटल है वो है 2s, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए हैं, अब एक बचा है। और नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 2px, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इस ऑर्बिटल में जाएगा और जो बाकी 2 ऑर्बिटल होते हैं p के यानी 2py और 2pz, उनके साथ हम लिख देंगे 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे अब फिल हो चुके हैं। नेक्स्ट वो हमें अब सिखाएगा कि हमने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले हम देखेंगे शेल्स के अंदर कैसे लिखनी है, फिर सब शेल्स में और लास्ट में हम ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में वो लिख रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटॉमिक शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये भी बता दिया कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है। द शेल्स डिनोटेड एज k, l, m, n एंड सो ऑन रिस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल। हमने ये क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में पढ़ा था कि शेल्स जो होते हैं उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शो करते हैं, और 4 शेल हमने पढ़े थे k, l, m और n। तो जो भी हमने टेबल डिस्कस किया है ना, ये वाला उसी टेबल को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ईच शेल हैज़ अ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे पहला के शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल के अंदर 8 आएंगे, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। पहली एग्जांपल है सोडियम की। अब जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम उसको शेल्स के अंदर फिल करते हैं। पहला शेल आपको पता है कि के होता है, उस के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो हमने के के अंदर फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 में से जब 2 निकालेंगे तो पीछे 9 बच के। अगला हमारा शेल होगा एल शेल। एल शेल के अंदर हमने देखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी हमने फिल कर दिए, तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए हैं 10। पीछे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। और तीसरा जो शेल है वो है एम, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इस एम शेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो गए। दूसरी जो एग्जांपल है वो उसने डिस्कस किया है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी इसके अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगेन पहला शेल हम लेंगे के, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर दिए। दूसरा शेल हम लेंगे एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। और तीसरा जो शेल है उसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए आ जाएंगे, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एम शेल के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स के अंदर पूरी हो गई है। कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है शेल्स के अंदर। तो पहला शेल आपको पता है के होता है, तो के के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरा शेल होता है एल, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो गए हैं, तो 6 में से 2 निकाल दें, 4 बचे। तो इस एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4, तो ये आपने फिल कर दिए। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अगेन पहला शेल अब लेंगे के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरा शेल लेंगे एल में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8, तो यहाँ पे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना आगे होंगे। अब हम चलते हैं सब शेल की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है। इन केस ऑफ सब शेल्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ नोटेशन दैट लिस्ट द सब शेल सिंबल वन आफ्टर द अदर। हमने डिस्कस किया था कि शेल के अंदर हमने नंबर लिखना है कि 1 2 3 4, जबकि सब शेल के अंदर हमने उसका सिंबल लिखना है कि सब शेल एस है, पी है, डी है या एफ है। ईच सिंबल हैज़ अ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द राइट, दिस गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। तो हमने यहाँ पे सब शेल लिखना होता है और उसके ऊपर हम लिखते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक है तो हम इस तरह एरो डाल देते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इस तरह से लिख देते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को पावर में लिख रहे हैं। अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं या एक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये प्रिंसिपल है, उसने हमें ये कानून दिया था कि इस कानून के मुताबिक आपने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब वो कानून हमें क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल से दैट द सब शेल इन एन एटम आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज़।
वो कह रहा है कि जब भी आपने सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो आपने पहले कम एनर्जी वाले सबशेल में फिल करने हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो आपने लो से हाई एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सबशेल के अंदर। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि किस सबशेल की एनर्जी कम है, किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक रूल होता है जिसका नाम है N+L रूल। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो उससे हमें किसी भी सबशेल की एनर्जी मिल जाएगी। Since the energy of a subshell in the absence of any magnetic field depend on the principal quantum number and the azimuthal quantum number, सबशेल की एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल l पर। Hence the order of filling the electrons may be obtained from the summation n+l। लिहाजा हमें सबशेल की एनर्जी मिल जाएगी अगर हम n और l की वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल अप्लाइंग N+L रूल। अब N+L रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। पहला रूल है द सबशेल हैविंग लोअर N+L वैल्यू हैज़ अ लोअर एनर्जी एंड इज़ फिल्ड फर्स्ट। वो सबशेल जिसकी N+Lu कम आ रही है तो उसकी एनर्जी कम हो गई है, पहले हमने उसको फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4s ऑर्बिटल हैज़ N+L। अगर हम 4s की बात करें तो उसमें 4 और s का नंबर होता है 0, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। और दूसरा हमारे पास एक सबशेल है 3d। तो 3d में 3 में प्लस करेंगे d की वैल्यू, और d की वैल्यू हमने देखी थी 2 होती है, तो 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दोनों शेल में अगर देखें तो 4s की वैल्यू कम आ रही है, इसका तो पहले हमने 4s को फिल करना है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, फिर हमने फिल करना है 3d को क्योंकि 3d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। Since L+N value of 4s orbital is lower than 3d, hence 4s subshell has lower energy than 3d and 4s will be filled first। तो 4s को हम पहले फिल करेंगे और 3d को हम उसके बाद में फिल करेंगे। 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। हम मज़ीद कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। दो मेरे पास फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल हैं, एक है 4p और दूसरा ऑर्बिटल है 5d। इनकी N+L वैल्यूज़ लिख लेंगे ताकि हमें पता लगे कि कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाला है, कौन सा कम। 4p में n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू होती है 1, तो इनको प्लस करेंगे आंसर आएगा 5। 5d में n की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू होती है 2, तो आंसर आएगा हमारा 7। तो अब देखें तो वैल्यू N+L आ रही है कम 4p की, इसका मतलब जो 4p है उसकी एनर्जी कम है। एक और एग्जांपल है जिसमें एक ऑर्बिटल है 2p और दूसरा ऑर्बिटल है 2s। इसमें देखते हैं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। 2p में देखें तो n की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 1, तो आंसर आ रहा है हमारा 3। 2s में बात करें, n की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब 2s की एनर्जी जो है वो कम है क्योंकि इसकी N+L वैल्यू कम आ रही है, और 2p की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो 2p जो है ना वो बाद में फिल होगा, 2s हमारा पहले फिल होगा। दूसरा रूल है इन केस देयर आर टू सबशेल्स हैविंग इक्वल N+L वैल्यूज़ देन द सबशेल विद लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। बाज़ बात क्या होता है कि दो सबशेल्स की N+L वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो तब हम कैसे पता लगाएंगे कि किस सबशेल की एनर्जी कम है। तो उसके लिए हम उसकी देखेंगे n वैल्यू को। जिस सबशेल की n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम है, जिस सबशेल की n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे उसने भी एग्जांपल भी दिया। फॉर एग्जांपल बोथ 4p एंड 3d सबशेल्स हैव N+L वैल्यूज़ इक्वल टू 5। दो ऑर्बिटल्स हैं, एक है 4p और दूसरा ऑर्बिटल है 3d। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स में जब आप N+L वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे वो सेम आएंगी, जैसे उसने यहाँ पे कैलकुलेट भी की है। पहले 4p की कैलकुलेट की है। 4p में n की वैल्यू होती है 4 और p की वैल्यू है 1, तो कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 5। 3d में देखें तो n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू 2, इनको प्लस करने से भी आंसर कितना आ रहा है 5, तो इन दोनों की वैल्यूज़ 5 आ रही हैं। अब हमने पता करना है कि इसमें एनर्जी कम किसकी है, तो हम किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। अगर आप 3d में देखें तो n की वैल्यू है 3 और 4p में देखें तो n की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब ये जो 3d वाला ऑर्बिटल है ना इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम आ रही है। सो 3d सबशेल विल बी प्रेफर्ड टू बी फिल्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोअर n वैल्यू। तो पहले हम 3d को फिल करेंगे क्योंकि इसकी
वैल्यू सब शेल की कम है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक मेरे पास ऑर्बिटल है 3p और दूसरा ऑर्बिटल है 4s। 3p में n की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 1, तो प्लस करने से आंसर आ रहा है 4। 4s में n की वैल्यू है 4 और s की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब इन दोनों की n प्लस l वैल्यू सेम आ रही है। अब हमने डिसाइड करना है कि इनमें कम एनर्जी वाला कौन है, तो वो हमें क्या बताएगा, n की वैल्यू बताएगी कि कम एनर्जी वाला कौन है। तो n की वैल्यू 3p में है 3 और 4p में है 4। इसका मतलब 3p में वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी और 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी। लिहाजा पहले हम 3p को फिल करेंगे, बाद में हम 4s को फिल करेंगे। नेक्स्ट उसने इन्हीं दोनों रूल्स का यूज़ करके ना काफ़ी ज़्यादा ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके तरतीब से लिख दिया है। जैसे इस साइड पे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं और इस साइड पे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, और ये सारी इनकी इस तरह से तरतीब है। अब आपको ये तरतीब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे आप इजीली किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट उसने आपके इसी टॉपिक में ये डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में ना उसने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को शो किया हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये पहले शेल के ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे शेल के ऑर्बिटल्स हैं, ये तीसरे शेल के ऑर्बिटल्स हैं, ये चौथे शेल के ऑर्बिटल्स हैं, फिर ये पाँचवें शेल्स के ऑर्बिटल्स हैं, ये 6 शेल के हैं और ये 7 शेल के ऑर्बिटल्स हैं। अब इनको लिखने का तरीका मैं आपको एंड पे शॉर्टकट के ज़रिए बता दूँगा। उसके बाद ये डायग्राम उसने दिए हुए, इस डायग्राम में ना उसने पहले एलिमेंट से लेकर एलिमेंट नंबर 34 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा हुआ है। तो ये भी हम लेक्चर के एंड पे लिखना सीख लेंगे। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि आपने शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, फिर सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। अब तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। पहले नंबर पे हमें तो ये पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो px हो, py हो, dx y z हो, कोई भी हो, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा था कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब आपने फिल करना है तो एक को आपने इस तरह एरो लिखना है और दूसरे को आपने इस तरह से शो करना है, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिंगल एरो यूज़ कर लेना है। और बाज़ का तो वो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 लिख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख देंगे, तो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स डायग्राम वेयर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। अब उसने ना समझाने के लिए ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं। जैसे ये आपका पहला शेल है तो उसमें हमें पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है एस, तो ये उसका उसने ऑर्बिटल बॉक्स की फॉर्म में शो कर दिया। फिर दूसरा ऑर्बिटल है वो भी एस वाला ही है, तो उसमें भी एक ही ऑर्बिटल है 2s, तो उसका भी उसने यहाँ पे बॉक्स शो कर दिया। और जो p होता है हमें पता है कि उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पर उसने देखें तो 3 बॉक्सेस बनाकर दे दिए हैं, एक px का होगा, दूसरा py का होगा और तीसरा pz का होगा। यहाँ पर उसने एग्जांपल ली है बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसमें पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर दूसरे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो एक बचा वो इसमें आ गया। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इलेक्ट्रॉन को हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द बॉक्सेस ऑर्बिटल्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट हम एक और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जिस तरह हमने सब शेल में प्रिंसिपल डिस्कस किया था ना, अफवा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमें बताएगा कि आपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करना है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। या फिर इसको यूँ कह लें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल हैव ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी स्पिन एक जैसी नहीं होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये और दूसरे की भी ये हो तो ये रॉन्ग है। इसी तरह अगर एक की स्पिन इस तरह से या दूसरे की भी इस तरह शो करेंगे तो ये भी रॉन्ग है। तो सही तरीका क्या है कि आपने हमेशा ऑपोजिट शो करना है, एक ऑपोजिट एरो दूसरा इसके ऑपोजिट एरो। तो ये हमारा राइट तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करने का। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से फिल करेंगे या फिर इस तरह से फिल करेंगे ना,
तो इन दोनों के क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। जबकि जब हम इस तरह फील करेंगे तो दोनों के क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक स्पिन का मतलब होगा +1/2 और दूसरी स्पिन का मतलब होगा -1/2। तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज ही रहेगा। तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो इलेक्ट्रॉन्स का एक जैसा क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पर भी एग्जांपल है, इन द फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम एटम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। उससे यहाँ पे हीलियम की एग्जांपल है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद होंगे, दे आर प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल, वो 1s ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। अब हम इसको फिल कर रहेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द वैल्यूज़ ऑफ देयर क्वांटम नंबर आर। इससे यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ना क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ लिखती हैं। अब ये चूँकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1s ऑर्बिटल के अंदर, और 1s में 1 जो है उसका शेल का नंबर है जिसको हम n से शो करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू होगी 1। और यहाँ पे सब शेल अगर आप देखें तो वो s है, और s सब शेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और s सब शेल में m की वैल्यू भी क्या हमने पढ़ी थी, 0 पढ़ी थी। अब a इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है -1/2। तो हम इसको शो करेंगे ओपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको शो कर देता सेम स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये दोनों वैल्यूज़ हो जानी थी +1/2, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की भी और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की भी, जिसकी वजह से इन दोनों का क्वांटम नंबर सारे क्या हो जाने थे, सेम हो जाने थे। और ये केमिस्ट्री में रॉन्ग होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ओपोजिट स्पिन के साथ शो करना है। The two electrons having the same values of n, l and m can have different values of s. It means that their spins are in the opposite direction. तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की n, l वैल्यूज तो सेम है, लेकिन इनकी l की वैल्यूज़ डिफरेंट है, एक की +1/2 है और एक की -1/2 है। नेक्स्ट एक और रूल है, वो है हुंड्स रूल। हुंड रूल हमें ये बताता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं ना, तो आपने बजाय इसके कि पहले एक ऑर्बिटल में पूरे फिल करें फिर आप अगले की तरफ जाएं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने फिर क्या करना है, आपने हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक पी सबशेल है। पी सबशेल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पे मैं इनके बॉक्सेस बना लेता हूँ तीनों ऑर्बिटल्स के। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टोटल फिल करने हैं 3। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं पहले मैं दोनों फिल करूँ, फिर मेरे पास एक बचा वो मैं इसमें फिल कर दूँ, तो ये पहला तरीका है। अब इनको फिल करने का एक और तरीका भी है। अगेन मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय एक ही ऑर्डर में पहले दोनों फिल कर लूँ, मैं 1 बाय 1 फिल करता हूँ। एक मैं इसमें ऐड करता हूँ, दूसरा मैं इसमें ऐड करता हूँ और दूसरा मैं इसमें भी ऐड करता हूँ। तो मेरे पास अब भी तीनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, फिलिंग हो चुकी है। तो ये जो मैंने दूसरे तरीके से फिलिंग की है ना, ये वाली फिलिंग करेक्ट है। और हुंड्स रूल भी यही बात करता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, तो आपने बजाय इसके कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल कर लेने, ऐसा नहीं बल्कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अब दिस रूल गिव्स एन आइडिया फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज। तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है, इसीलिए हम उनको 1 बाय 1 फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz हैव इक्वल एनर्जी। px, py और pz की एनर्जी सेम होती है और इसको हमने नाम दिया था डीजनरेट ऑर्बिटल्स का, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। To understand it, let us take an example in which 3 electrons are to be filled into 3p orbitals. अब यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन्स की वही जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की है लिखी हुई है। पहले नंबर पे उसने वही किया है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, जबकि ये वाला ऑर्बिटल खाली बच गया है। यहाँ पर उसने इनको 1 बाय 1 फिल किया है। तो ये हमारा राइट तरीका हुआ हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ उसने स्टेटमेंट भी लिखती है, व्हेन डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। तो जब भी एक से ज़्यादा डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, तो आपने उनको एक ही जैसी स्पिन के साथ हर ऑर्बिटल में फिल कर देना है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। एक है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हुंड रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखते हैं।
पहली एग्जांपल है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो होंगे 1s2, 2s2 और 2p2। तो इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन इसके फील होंगे। अब मैं इसके ऑर्बिटल्स बॉक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे कम एनर्जी वाला है 1s, जो कि मैं सबसे नीचे लिख रहा हूँ। उससे ज़्यादा एनर्जी वाला है 2s, और उसके बाद आते हैं p के 3 ऑर्बिटल्स। तो ये मेरे पास 1s है, ये 2s है और ये है 2p। अब मैंने इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले मैं 1s को फिल करूँगा जो कि सबसे कम एनर्जी वाला है, फिर मैं फिल करूँगा 2s को जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। अब मेरे पास बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ऑर्बिटल्स ये मौजूद है, और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक इसमें फिल कर दूँगा और एक इसमें फिल कर दूँगा। तो मेरे पास इस तरह से कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। सेकंड एग्जांपल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब अगेन इसके भी यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ ऑर्बिटल्स के। ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, और ये 3 बॉक्सेस हो गए 2p के, 1s 2s एंड 2p। अब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने हैं 7। तो बिल्कुल वैसे ही फिल करेंगे जैसे कार्बन के किए थे। 1s सबसे कम एनर्जी वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। उसके बाद 2s उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं टोटल। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, और वो तीनों मैंने इन 3 ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। एक मैं इसमें फिल करूँगा, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। तो इस तरह से मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अब फिल हो चुके हैं। लास्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें मैंने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में भी 2 आएंगे, और 2p में आएंगे 4। अब हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाकी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4, और वो 4 मैंने इन तीनों ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। तो वही तरीका हम यूज़ करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, दूसरा इस ऑर्बिटल में आएगा, और तीसरा इस ऑर्बिटल में। तो मेरे पास अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब मैं आऊँगा पहले ऑर्बिटल पे, यानी 2p के पहले ऑर्बिटल में, वो इसमें फिल करूँगा। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो इस पूरे ग्राफ को मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, उसका कोई भी एटॉमिक नंबर हो, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, तो उसकी हम अब ट्रिक देखने लगे हैं। ये डायग्राम आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्टकट है। अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने काउंटिंग लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 तक लिख लें, और इन सब के साथ आपने एस ऐड कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने अगेन काउंटिंग लिखनी है, लेकिन अब आप यहाँ 2 के साथ से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 तक लिखना है ये भी, और इनके साथ आपने लिख देना है पी सारों के साथ। नेक्स्ट आपने लिखने हैं डी वाले, तो वो आप स्टार्ट करेंगे 3 वाले के साथ। तो यहाँ पे 3 4 5, और इन तीनों के साथ आपने डी ऐड कर देना है। और एक आपने यहाँ पे लिख देना है एफ़ वाला, वो आप लिख दें 4f। तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ तक करें, बल्कि आप यहाँ तक भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एरोज़ लगाने हैं। वो एरोज़ हमें बताएंगे कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरतीब के साथ लिखनी है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है 1s ऑर्बिटल के साथ, तो ये आपका एरो इस डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद आपने एरो लगाना है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है 1s के बाद आप फिल करने जा रहे हैं 2s को। फिर आपका एरो आएगा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि पहले आप लिखेंगे 2p और उसके बाद आप लिखेंगे 3s। 3s के बाद अगला एरो आपको आएगा इस तरह से, यानी 3s के बाद आप ऑर्बिटल लिखेंगे 3p, और फिर आप लिखेंगे 4s। 4s के बाद आपका अगला एरो आएगा इस डायरेक्शन में। 4s के बाद आप लिखेंगे अगला ऑर्बिटल 3d, अगला ऑर्बिटल 4p, और उससे अगला 5s। तो ये तरतीब से भी आप ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक आ जाएगी। हम इसी शॉर्टकट का यूज़ करके कुछ एलिमेंट्स की प्रैक्टिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
पहली एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगेन इधर से हम स्टार्ट करेंगे। पहला ऑर्बिटल आपका 1s, सेकंड आपका ऑर्बिटल होगा 2s, तो आपने कोमा लगा के 2s लिख लेना है। 2s के बाद अब आपने आ जाना है 2p पे, तो यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करके देखता हूँ कि पूरे हो रहे हैं कि नहीं। s ऑर्बिटल में मुझे पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड एलिमेंट में अब ले रहा हूँ सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है। अगेन हम 1s के साथ शुरू करेंगे। 1s के बाद 2s आ रहा है, और 2s के बाद आ रहा है 2p, और 2p के बाद आ रहा है 3s। तो 2p फिर उसके बाद आ रहा है 3s। अब पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कि पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, तो ये हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। फिर आगे s आ रहा है, तो s में 2 आते हैं। अब हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, 4 बच गए। इसका मतलब हमें अगला ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और 3s के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 3p आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3p भी लिख देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बचे हैं 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे, 3p में आ जाएंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सल्फ़र की। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी इसके अंदर हमने टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अगेन 1s के साथ हम स्टार्ट करेंगे। 1s, उसके बाद आता है 2s, फिर आता है 2p, तो 2s भी हमने लिख लिया, 2p भी लिख लिया। उसके बाद आ रहा है 3s, 3s के बाद आ रहा है 3p, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3p के बाद आ रहा है 4s। अब हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 1s के अंदर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगेन s में फिर 2 आएंगे, 12 हो गए, p में आएंगे 6, तो यहाँ तक मेरे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 2 बचे, वो 2 इस s वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरे 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। लास्ट एग्जांपल आपके इस टॉपिक की है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। तो पहला है 1s, उसके बाद आता है 2s, फिर आता है 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। पहले हम यहाँ तक देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ चुके हैं। 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, और डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ तक हमारे 30 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करना है। अब ऑर्बिटल्स हमने जो यूज़ कर लिए हैं वो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। पहले हमने 1s यूज़ किया था, फिर 2s यूज़ किया था, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d के बाद है 4p, तो 4p मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। और जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो किस में चला जाएगा, 4p के अंदर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की लिख सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप इस पूरे टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनकी थोड़ी सी चेंज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक उसमें शामिल है कॉपर, और दूसरा इसमें शामिल है क्रोमियम। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें पहले हम 3d को फिल करेंगे, बाद में हम 4s को फिल करेंगे। उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।